हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर रहे हैं और अब इंस्ट्रूमेंट्स की पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। उसके अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, या इसी को हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। क्या काम होता है इसका और कैसे काम करता है? ये बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें बताता है। तो थोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूं, फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देन प्रिंसिपल और इसका फॉर्मूला देख के ड्राइव करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आपने उसका मेरे को आंसर भी देना है। तो हम बोल सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सबसे सिंपल होता है। इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ये वर्क करता है बीट स्टोन प्रिंसिपल पे। एप्लीकेशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अच्छे से बोले तो बैलेंसिंग बीट स्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बीट स्टोन आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, आप जानते हैं इसकी दो कंडीशंस होती है, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग वाली कंडीशन। ये बैलेंसिंग को फॉलो करता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट इज यूज्ड टू measure the unknown resistance। ये किसी अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू बताता है। कौन है वो अननोन रेसिस्टेंस? अभी जब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई करते हैं तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती। फिर इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रिंसिपल बताता है इट इज वर्किंग ऑन बीट स्टोन ब्रिज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बैलेंसिंग बीट स्टोन ब्रिज या बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और बीट स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट होता है। दो साइड आर्म के जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उनका रेशो नेक्स्ट टू आर्म्स के बराबर, रेसिस्टेंस नेक्स्ट टू आर्म के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। चलो इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है मैं आपको बोल करके तब तक बताता हूं। इसमें हम एक 1 मीटर के वायर का यूज करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। उसमें हम रेसिस्टेंस बांधते हैं। देखते हैं कैसे। ये एक मेरे पास वायर है और इंपॉर्टेंट बात, इस वायर की जो लेंथ है ये फिक्स रहती है 100 सेंटीमीटर, या आप 1 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। फिर इसके साथ अपन क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से रेसिस्टेंस को बांधने के लिए ऊंचा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी बराबर में ले आते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रेसिस्टेंस को बांधेंगे। एक तरफ मैं यहां पर रेसिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा आरबी। क्या होगा, इस रेसिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेसिस्टेंस होंगे अलग अलग वैल्यूज के, लेकिन हम उस रेसिस्टेंस को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा। इज दैट क्लियर? जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा, जिससे हमारा काम चल जाएगा। फिर इसको अपन ऐसे कनेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। फिर यहां से मैं एक और रेसिस्टेंस बांधूंगा इसके साथ, इसको मैं आर बोलूंगा। रेसिस्टेंस बॉक्स में जो रेसिस्टेंस होगा जिसे हम सेलेक्ट करेंगे उसे मैंने आर बोल दिया, और यहां पर एक रेसिस्टेंस और लगा होगा जिसे मैं एस बोलूंगा, और एक्चुअली में यही अननोन होगा हमारे लिए। इसी की वैल्यू को हमें पता करना होगा। क्लियर है? मैं आपको बता चुका हूं ये 1 मीटर लेंथ का वायर है। मैंने लेफ्ट से इसके एक एंड का नाम ए और दूसरे एंड का नाम सी बी रख दिया और सी रख दिया। मैं यहां से एक नुकीला वायर जिसकी नोक बनी होती है, जिसे हम जॉकी के नाम से जानते हैं, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं। और क्या करेंगे हम लोग, ये इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। एंड एवरीबॉडी नोज कि हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखा है, हम गैल्वेनोमीटर का क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड ये नुकीला वायर जो है, दिस इज कॉल्ड जॉकी। इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, समझ रहे हो ना, लाइक दिस। जैसे ये इसको इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे हम लोग, और क्या होगा, स्लाइड करने के बाद ये चेक करेंगे ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें किस जगह पर रीडिंग आ रही है और कहां पर रीडिंग नहीं आ रही है। एक्चुअली में हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है। हम वो पॉइंट पता करना चाहते हैं। अगर वो पॉइंट हमें पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल का यूज करके हम मान लेंगे कि इसमें जब कोई करंट नहीं है, इट मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर कंडीशन है तो फिर हम रेसिस्टेंसेस का रेशियो लेना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो हम इस नुकीले वायर को इस 1 मीटर वायर के ऊपर स्लाइड करने वाले हैं। इसकी लेंथ अपन चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम मीटर ब्रिज है और इसकी लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर फिक्स होती है। तो अब मैंने मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड किया। स्लाइड करने के बाद यहां पर मुझे कोई पॉइंट मिला, लेफ्ट से एंड ए से एल डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट मुझे मिला, और यहां पर मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी जगह मिल गई जहां पर क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट कोई स्पेशल चीज नहीं है। नल पॉइंट का मतलब वही है कि इस जगह पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, नल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब ये डिस्टेंस L सेंटीमीटर है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहां से कितनी बची, ऑफ कोर्स 100 माइनस L सेंटीमीटर बची। इज दैट क्लियर? बोलो, क्या मैं अपनी बात को बता पाया? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो मैं एक नए पॉइंट का नाम दे देता हूं। जहां पर मुझे नल पॉइंट मिला है इस जगह को, इस पॉइंट को, इसको मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे, अब रेसिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस बॉक्स से, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस जॉकी को स्लाइड करने वाली सिचुएशन देखेंगे, नल पॉइंट मिल जाएगा, बैलेंसिंग व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे काम करेगा, उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए मैं ये मान ले रहा हूं, आपको हम लोगों ने ऐसा मान के रखा है कि यहां पर क्या मिल गया है, नल पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो ये इस वायर की जो लेंथ है, लेफ्ट से इसका रेसिस्टेंस कोई P होगा, और ये रिमेनिंग वायर जो है इसका रेसिस्टेंस कोई Q होगा। क्यों, मैं आपको ये बात भी एक्सप्लेन कर देता हूं साथ साथ। ये जो वायर मैंने लिया है, इस वायर के बारे में मैंने आपको एक बात पहले से ही बता रखी है, ये यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसा है, कांस्टेंट है।
मतलब ऐसा नहीं है ये वायर यहाँ पतला, यहाँ मोटा, यहाँ पतला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वायर सेम मोटाई का है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। और आपको पता है R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, एवरीबडी नोज दिस। तो यहां से आपको पता दो दो चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। क्या? रेसिस्टिविटी ऑफ कोर्स कांस्टेंट होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, और यहां से एरिया को भी अपन ने क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा। आगे चल के इसकी बात करेंगे। तो बोलो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि हमने क्या कर लिया है? आफ्टर टेकिंग, मैं बोल सकता हूं आफ्टर टेकिंग suitable resistance from resistance box, बताओ रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने उस रेजिस्टेंस को सेलेक्ट कर लिया जो हमारी जरूरत के हिसाब से फिट बैठ रहा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अपन जॉकी को मूव कराना शुरू करेंगे। जॉकी इज मूव्ड ऑन एसी वायर। ये जो वायर है एसी, इस वायर के ऊपर अपन क्या करेंगे? मूव करेंगे। और कब तक करेंगे? टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। और आपको पता है यही क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो बोलो मतलब मैं कह सकता हूं क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। आई कैन से दिस इज कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। बोलो बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। आपको पता है बैलेंसिंग व्हीट स्टोन में वर्टिकल ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होता था। क्या अगर आप लोग फोटो भूल गए हो तो मैं यहां पर एक फोटो छोटा सा बना के दिखा दूं क्या? किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। डिजाइन पे मत जाना मेरी, ठीक है? मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना करके बता देता हूं। ये अपन गैल्वेनोमीटर लगाते थे, याद आया? ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। नाम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों रेसिस्टेंसेस का रेशियो, इन दोनों रेसिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। और आपको पता है इस कंडीशन में यहां पर अगर कोई पॉइंट C मान ले, यहां पर कोई पॉइंट अगर हम D मान ले, तो इस पॉइंट C और इस पॉइंट D का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। दैट्स व्हाई अपन इसको क्या करते थे? रिमूव करते थे। आपको याद आ गया होगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं, ये नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, जरूरत मुझे पड़ सकती है। मैं आपसे बोल सकता हूं इफ P एंड Q, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलो P एंड Q आर दी रेसिस्टेंस, क्या है? रेसिस्टेंस है। कौन से वायर्स के? जहां पर हमें क्या मिला है? नल पॉइंट मिला है, जहां पर हमें बैलेंसिंग कंडीशन मिली हुई है। बोलो तो मैं कह सकता हूं इफ P एंड Q आर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ए से लेके बी तक, एंड बी सी। क्लियर? एक सेकेंड, क्लियर? तो व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल भी यहां पर यूज कर लेते हैं। आपको पता है इस का रेसिस्टेंस और इसके रेसिस्टेंस का रेशियो, इसके रेसिस्टेंस और इसके रेसिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज द व्हीट स्टोन प्रिंसिपल। बोलो तो मैं यहां पे लिख सकता हूं
एक बैलेंसिंग कंडीशन के बाद, या क्या मैंने लिखा बैलेंसिंग कंडीशन, तो मैं लिख सकता हूं क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अभी अपन इसको प्रूफ भी करेंगे, बोलो, नोट कर लो आप लोग, कर लिया। अब मेरे को आप ये बताओ इस वायर AB की लेंथ कितनी है। आप बोलोगे सर इसकी लेंथ तो 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन ने यूनिफॉर्म मान के रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो। तो मैं कह सकता हूं द टोटल लेंथ ऑफ वायर AB इज 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ हमने एक बात और भी मानकर रखी है कि जो वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। अच्छा हाँ, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर ए बी नहीं, AC, पूरा वायर कौन सा है, AC इस 1 मीटर। हाँ, अभी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें AB कितना है L सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कितना हुआ, मींस BC कितना है 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये बात हम मान के चल रहे हैं वायर AC हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बोलो। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A से रो हो गया कांस्टेंट और A को कर लिया गया कांस्टेंट, सो आई कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो आई कैन से कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वायर AB की जो लेंथ है वो कितनी है L, और वायर AB का जो रेजिस्टेंस है ये कितना है P, और वायर BC का रेजिस्टेंस क्या हमने दिया है Q, और वायर BC की जो लेंथ है वो 100 माइनस L है। एंड हमें पता है, अपन इस बात को जानते, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो आई कैन से इस वायर की लेंथ इस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इट मींस बराबर होगी। सो आई कैन से P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी L, P का इस AB वायर का रेजिस्टेंस कितना है P, और P कितना होगा L, और इस Q का 100 माइनस L, और हमें ये पता है कि इसका रेशियो P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के रेशियो के क्या होने वाला बराबर, बिकॉज it is working on Wheatstone principle, so I can say P upon Q will be equal to L upon 100 minus L। किसी को कोई डाउट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ। बताओ, P जो AB वायर है उसका रेजिस्टेंस P है और उसकी लेंथ अपन ने कितनी मानी है L। जो BC वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो 100 माइनस L है, और इसका रेजिस्टेंस अपन ने कितना मान के रखा है Q मान के रखा है, बोलो कोई डाउट। या मैं यहां पर इससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं, इस तरीके से P अपॉन Q, आप बाद में भूल ना जाएं, लेंथ ऑफ वायर AB, अभी ठीक है मेरे हिसाब से, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपॉन लेंथ ऑफ वायर BC, अभी ठीक है। AB वायर की लेंथ कितनी है L, BC वायर की लेंथ कितनी है 100 माइनस L। आई थिंक इज दिस क्लियर, बोलो। मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए। और बताओ आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो मैं आपसे बोलूं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग रेजिस्टेंस थे, अपन ने एक सेलेक्ट कर लिया, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को बतानी है, S की वैल्यू मेरे को बतानी है। मैं एक बात यहां से आपसे यह भी कह सकता हूं कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ये बात भी हमें पता है क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन है। सो आई कैन से R अपॉन S, बताओ किसके बराबर होगा, जब हमें पता है कि P अपॉन Q
R upon S के बराबर है, so I can say this is also will be equal to L upon 100 minus L, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बोलो, मेरे हिसाब से इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आप इसको नोट करो, मैं हट जाता हूं, एसएस लेना तो एसएस ले लो। 1 2 3 टिप लिया, एसएस हो गया। चलो इसको हटाते हैं और मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 और 2 से बोलो लेफ्ट हैंड आर इक्वल, राइट हैंड आर इक्वल, बोलो ये बराबर है, तो मैं इनको बराबर कह सकता हूं। मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको पता है राइट हैंड की चीजें बराबर है, सो आई कैन से P अपॉन Q विल बी R अपॉन S। और यहां से अगर मेरे को निकालनी हो वैल्यू किसकी, S, जो कि क्या है मेरे लिए एक अननोन रेसिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू निकाल करके, वैसे तो ये प्रिंसिपल हो गया, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो S की वैल्यू भी लिख सकते हैं क्या, P अपॉन Q और मल्टीप्लाई, एक मिनट उल्टा हो गया क्या, एक सेकेंड, P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो यहां से हम S की वैल्यू को चाहे तो लिख सकते हैं उल्टा कर लेते हैं इसको, तब हमारे लिए ज्यादा लिखने में, या छोड़ दो ना, यहीं से S की वैल्यू निकाल लेंगे, जानने दो, क्या ही लिखना। ये क्या है हमारे लिए अननोन रेसिस्टेंस है, और अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे बाकी सारी चीजों की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, हाँ, अगर मेरे को इन टर्म्स में कंसीडर करना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो समझ लेते हैं इस बात को। तो बताओ S को मैं कितना लिख सकता हूं, देखो ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं L अपॉन 100 माइनस L अपॉन L अपॉन 100 माइनस L का जो रेशियो है, मैं इसके साथ रेशियो बना सकता हूं, और इसका जो रेशियो है इसको अपन कह सकते हैं R अपॉन L 100 माइनस L। आप इन सब चीजों पे ना जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बेसिक प्रिंसिपल को याद रखिए, यहां से हमारा काम हो जाएगा, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पूछ रहे हैं ये कहां से आया, तो ये यहां से आया है। क्लियर? यहां से मैंने S की वैल्यू निकाली है, S की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या हो गया R अपॉन L, ये यहां से समझो R अपॉन में आ गया L, और ये मल्टीप्लाई में हो गया 100 माइनस L। क्लियर? और ये S इधर चला गया, तो या तो मैं ऐसे निकाल लूंगा जो अननोन रेसिस्टेंस था मेरे लिए उसकी वैल्यू, और अगर रेशियो करके निकालना होगा तो यहां से निकाल लूंगा। लेकिन जितना डिवाइस सिंपल दिखता है, इंस्ट्रूमेंट सिंपल दिखता है, उसका जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं आपने ये पढ़ लिया और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे वजह क्या है, अभी ये रेसिस्टेंस है ना जो अपने RB और ये S रेसिस्टेंस बॉक्स, और ये S, इसके साथ में सीरीज पैरेलल में अधिक रेसिस्टेंसेस को लगाना शुरू कर देगा। उसके बाद कहेगा पहले रीडिंग ये थी, बाद में रीडिंग यहां हो गई, इस तरीके की बातें करने लगेगा, तो हमारे लिए क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है। बट नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहले मैं एक दो आसान सवाल लेता हूं, फिर धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे, कुछ 5-6 सवाल कर लेंगे। एक सवाल मैं आपको घर से दे दूंगा, आप मेरे को उसका आंसर बता देना, और अपन क्या करेंगे, लेक्चर को ऑफ कर देंगे। ओके, तो क्या इस सब में कोई डाउट तो नहीं है? मैं दोबारा से बता देता हूं कुछ चीजें, मैं अब इन सब चीजों को साफ कर देता हूं। यहां से S की वैल्यू निकाल सकते हैं, S विल बी R अपॉन L 100 माइनस L, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी चलते चलते बोल के बता देता हूं। मीटर ब्रिज जो होता है उसका वायर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का होता है, उसमें हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, लगाते हैं, जिसमें अपनी मर्जी से हम रेसिस्टेंस लगाते हैं, जो भी सुटेबल हमारे लिए सूट कर जाता है। उसके साथ में एक S अननोन रेसिस्टेंस को जोड़ता हूं, मेरे को उस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू पता करनी होती है। मैं उन दोनों रेसिस्टेंसेस को जोड़कर एक
वायर से बांध लेता हूं और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूं और उस नुकीले वायर को मैं जॉकी के नाम से जानता हूं, जिसको मैं उस 1 मीटर वायर के ऊपर स्लाइड करता हूं। स्लाइड करने के बाद कुछ जगह ऐसी होगी, कोई जगह जहां पर मेरे को गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 दिख जाएगा, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं बोल दूंगा यही बैलेंसिंग कंडीशन है और इसी को अपन क्या बोलेंगे, बीट स्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन होगी। और बीट स्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन के बाद में हम उसको बीट स्टोन के प्रिंसिपल से सॉल्व करके अननोन वैल्यू, जो अननोन वैल्यू का रेसिस्टेंस था, उसकी वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे बना देना है। और अपन पहला क्वेश्चन, ये एक्चुअली बीट स्टोन का ही क्वेश्चन है। बीट स्टोन को मैं कई बार में पढ़ा चुका हूं, जो लोग आज पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, बीट स्टोन के क्वेश्चंस को मैं जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के 2 पार्ट मैंने करवाए थे, वहां पर भी करवाया। स्पेशली मैंने बीट स्टोन के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें मैंने बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग दोनों की कहानी को डिस्कस किया है, दोनों के सवालों को डिस्कस किया है, कैसे पहचानते हैं बीट स्टोन ब्रिज है। आज ये बेसिक क्वेश्चन जो कि बना बनाया बीट स्टोन है, इससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और वर्टिकल ब्रांच में गैल्वेनोमीटर न लगाकर इन्होंने रेसिस्टेंस लगाया हुआ है। ये 5 ओम रेसिस्टेंस है, ये एक्स है और इसी एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, 18 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये बीट स्टोन ब्रिज है और वो भी बैलेंसिंग कंडीशन में? बिल्कुल सही बात है, अगर ये एक्स की वैल्यू गिवन होती तब तो हम पहचान सकते थे, ऐसे पहचानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन नो करंट इन 5 ओम रेसिस्टर। अभी क्लियर हो चुका है, ये जो वर्टिकल ब्रांच में 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। मैं इसको हटा सकता हूं जब इसमें करंट नहीं है। अब मेरे लिए बहुत आसान है, बताओ कैसे। मुझे रेशो लेना है, वेरी सिंपल है। मैं कह सकता हूं क्या, x अपॉन 18 बराबर होगा 2/6 के। रेशो ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ दिस। तो ये हो गया 1/3, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना कट गया 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 ओम। ठीक है, क्या मेरे से अगर कहता सर्किट में कितनी करंट है ये नहीं बता सकते? बहुत ही आसान है अपने लिए, हम आराम से बता सकते हैं। ये और ये किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। क्या करना पड़ेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके 6 वोल्ट की बैटरी में डिवाइड कर देंगे, बैटरी का करंट पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया, सीरीज में 6 और 2 8, और ये 18 और 6 24 किसमें हो गया, सीरीज में। फिर उन दोनों को पैरेलल में जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है आज का, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स के बारे में। अब ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब मैं बीट जो हम लोग पढ़ाई करने आए थे मीटर ब्रिज की, उसके ऊपर मैं 2-3 सवाल ले लेता हूं कुछ अच्छे अच्छे। तो मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं लेक्चर को पॉज करके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे से बोल रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर इक्वल टू 5 ओम। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये रेसिस्टेंस बॉक्स जो हम लगाते हैं इसकी वैल्यू दे रखी है आर इक्वल टू 5 ओम। हमने 5 ओम का रेसिस्टेंस बॉक्स से सेलेक्ट कर लिया। एंड एस रिस्पेक्टिवली, एस अननोन है। व्हेन द रेसिस्टेंस एस इज शंटेड विद द इक्वल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब मेरे से बोल रहा है कि इसको शंट कर दिया गया है। फिर आगे बोल रहा है नाउ द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 1.5 L वेयर L1 इज द इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ, देन कैलकुलेट S। देखो पहले जब, ध्यान से सुनना, पहले जब R 5 ओम मैंने लगाया और S लगाया तो ये बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिल गई और
इसकी जो रिमेनिंग लेंथ L माइनस यहां से या इस पॉइंट से हम कह सकते हैं 100 माइनस L1 पे मिल गई, अगर इस एंड से L1 पे मिल गई तो। फिर कह रहा है इसको शंट करेंगे, तो शंट बाद में करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। बोलो, इसको अगर हम क्या मान लें P और इसको अगर हम क्या मान लें Q, तो हम कह सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। और इसको इक्वेशन 1 बना लो और लिख लो क्या, फर्स्ट केस। ऐसा हमने पहले किया है फर्स्ट केस में। अब दोबारा से जो बोल रहा है क्वेश्चन, हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। अच्छा, साथ ही साथ एक काम और कर लेते हैं, ये P अपॉन Q ना लिख करके R अपॉन S लिखो ना, फिर तो सभी अननोन हो जाएंगे। R अपॉन S, तो बोलो R की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 5। थोड़ा सा ध्यान रखना ना, मेरे 5 और S दोनों एक ही जैसे हो जाते, तो मैं इसको ऐसे बेंड कर रहा हूं, देखो लग रहा है ना। अब बोलो सेकंड केस में इसको क्या करूंगा, शंट करने जा रहा हूं, इसको शंट करने जा रहा हूं, फिर ये लेंथ L1 ना होके नेक्स्ट टाइम 1.5 L1 हो गई, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से 100 में से घटा देंगे, कितनी 1.5 L1। बोलो क्या किसी को कोई डाउट है? अब मेरे को आप एक सवाल का जवाब देना है, ये पहले S था, मैंने यहाँ S ले रखा है, नेक्स्ट केस में क्या ये S रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे, तो आपको पता है इनका इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, S/2। दो रेसिस्टेंस बराबर वैल्यू की अगर पैरेलल में लगे होते, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, रिजल्ट कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं, ये तो 5 ओम ही रहने वाला है, तो मैं कह सकता हूं क्या, R अपॉन S/2। इज दिस क्लियर? फिर क्या हुआ, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये शिफ्ट हो गई L1 से 1.5 L1, और ये नीचे एंड A से 1.5, तो एंड C से 100 माइनस 1.5 L1। बोलो इक्वेशन 2 कर लो, और यही क्या है, केस सेकंड केस है। बोलो क्लियर? और मेरे को अननोन वैल्यू बतानी है, किसकी, S की वैल्यू बतानी। तो अभी इनके क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। बताओ कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन 2/1 कर लेते। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरी हेल्प किया करो आप। देखो 2/1 करने जाऊंगा, यहां ये R की वैल्यू कितनी है, 5 रख लेता हूं, तो बताओ ये फिर से एक ही जैसे होने लगे, ये 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, और S से S क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहोगे सर S से S एलिमिनेट हो गया, निकालेंगे क्या? देखो L1 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहां से L1 की वैल्यू पता कर लेंगे, उठा करके यहां रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। बोलो, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बोलो, तो ये S से S जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, 2/1। बताओ 2/1 कर रहा हूं, तो ये वाला फंक्शन 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। बोलो ये पलट के उल्टा हो जाएगा, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं क्या, 100 माइनस L1 अपॉन L1। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यहां से हमें L1 की वैल्यू को निकालना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सॉल्व करने के। दो तरीके हैं, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो इक्वेशन बन जाएगी उसको सॉल्व कर लेना, और यहां से L1 की वैल्यू 100/3 सेंटीमीटर आने वाली है। बोलो क्या कर दो, पुट इन 1 कर दो। इक्वेशन 1 में रख देता हूं यहां पर, तो इक्वेशन 1 मेरी पहले से बनी हुई है, तो मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 5/S विल बी इक्वल टू L1 आया 100/3, और इसको ध्यान से देखो, ये 100 है, ये L1 है, इसमें से मुझे घटाना है। L1 कितना आया है, 100/3। 100 में से 1/3 चला गया,
तो बताओ क्या बचा। आप कहोगे सर ये वाले प्रश्न बस मुझसे आप मत पूछा करो, कोई बात नहीं, तो नहीं पूछ रहा हूं तो आप ऐसे रख करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस 100/3, बस मैं यही तो पूछ रहा था। 100 में से 1/3 चला गया तो कितने बचे। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। अब देखो क्या करना, इसको कॉमन कर लेना, तो यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा 1/3, तो 3 माइनस 1/3 माने 2/3, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा 200, ऊपर कितना बचेगा 100, 200 से 200 जाएगा, 1/2 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, तो ये 5 है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। इतना कर लेना प्लीज, इतनी कैलकुलेशन प्लीज कर लेना। ओके, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देता हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने ये बना रखा है मीटर ब्रिज, रेसिस्टेंस बॉक्स से कोई रेसिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया है जो कि R ओम का है, इसके साथ 12 ओम का रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये इंड कोई A मान लेता हूं, ये इंड कोई B मान लेता हूं, यहां पर अपन को नल पॉइंट मिला है। लैंग्वेज को पढ़ते, लैंग्वेज जरूरी है। बोल रहा है इन द मीटर ब्रिज null point is found at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A। इस बार डिस्टेंस हमें नोन कर रहा है L1 L2 ना बोल करके 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A, यहां से कहीं यहां मिला, मान लेंगे ये कोई 40 वैल्यू पहले पढ़ लेते। द रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। उसके बाद अब इस 12 ओम के रेसिस्टेंस के साथ में पैरेलल में एक S वैल्यू को या S रेसिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट कर रहा है। नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A। उसके बाद जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया 40 से 50। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो पहले पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। बोलो, ये डिस्टेंस उसने बोला 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A से हमें नल पॉइंट मिलता है, तो बताओ इससे कितना बचा 60 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पूरी 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, 40 इधर से तो 60 इधर से। तो पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं अपन, R/12 इज गोइंग टू बी 40/60। बोलो, मैं कह सकता हूं ये कैंसिल हो गया, ये 2/3, सो आई कैन से R/12 इज 2/3, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। बोलो, क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो, क्लियर? नहीं, ऐसे करेंगे तो ये इसका क्वेश्चन की राइमिंग नहीं बनेगी। ये एस होना चाहिए था, पहले इसको एस करो तभी तो कठिन होगा ना, नहीं तो पहले ही आर की वैल्यू तो यहीं से निकल आएगी, यहां से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आर रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। फिर तो ठीक बोला है मैंने, लिखा गलत है, बोला तो ठीक है, ऊपर तो ठीक लिखा है, नीचे गलत कर दिया था। हाँ अभी ठीक है, यहां से R/S इज 2/3, मेरे को R/S की वैल्यू बतानी। कंडीशन फर्स्ट कर लेता हूं इसको मैं, ये क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं तो उसने कहा है अब मैं इसको पैरेलल में ऐड कर रहा हूं इसके साथ एक रेसिस्टेंस जो कि कितना है 12 ओम का है। बोलो, और इसके बाद ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये भी शिफ्ट कर गई, और कितनी शिफ्ट कर गई, ये 50 सेंटीमीटर हो गई, तो आपको पता रिमेनिंग भी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये कॉमन सेंस का सवाल है। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। बोलो, तो इसके लिए मैं दूसरी इक्वेशन बना सकता हूं, R/, बोलो ये S लेता था मैं, इस बार यहां पर S नहीं है, S के साथ 12 और जुड़ा हुआ है। तो बोलो, जब पहला क्वेश्चन मैंने किया था तो शंट किया था S के साथ, तो S/2 कर दिया था। इस बार वैल्यू अननोन है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इस जगह का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया होगा 12S/S + 12। दो रेसिस्टेंसेस को मैंने किसमें कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में। सबको पता कैसे कनेक्ट करते, मैं एक बार बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे पता नहीं। मैंने बता रखा ऊपर दोनों
रेसिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई कर दो, 125 में समझ लेना, ये 12s है, ठीक है। नीचे दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, 12 प्लस एस, ये हो गया एस इक्विवेलेंट। इन दोनों रेसिस्टेंसेस को हटाने के बाद जो एस इक्विवेलेंट मेरे को मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 12s अपॉन 12 प्लस एस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 12s अपॉन 12 प्लस एस, बोलो विल बी इक्वल टू, लेंथ कितनी है 50, L1 भी 50 है, 100 माइनस L1 भी कितनी है 50 है, सो आई कैन से 50/50, ये मर के कितना हो जाएगा 1। बोलो, तो इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से R, बोलो 12s, मैं ऐसा करता हूं, देखो दिमाग का यूज करता हूं थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं R अपॉन एस, और ये वाला फंक्शन है ना जो 12 अपॉन एस प्लस 12, इसको मैं इधर ले आता हूं पलट के, उससे मेरे साथ क्या होगा, एक मेरे को फायदा हो जाएगा। तो क्या फायदा हो जाएगा, आर अपॉन एस की पहले इक्वेशन एक बनी हुई है, दूसरी भी अपन आर अपॉन एस की बना लेंगे, फिर इनका रेशियो वगैरह ले लेंगे, तो इजीली क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएंगी। बोलो, या फिर एक दूसरे की वैल्यू को पुट करके दूसरे में रख देंगे। बोलो, आर अपॉन एस की वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू हमें पता है 2/3 है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो, तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊं तो इस तरीके से लिख सकता हूं 12 प्लस एस अपॉन एस। इज दैट क्लियर? और इसकी वैल्यू मेरे को पहले से पता है कितनी, 2/3, तो मैं कह सकता हूं क्या, पुट आर अपॉन एस 2/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे मैं रख लेता हूं कितना, 2/3, यहां पे हो गया 12 प्लस एस अपॉन एस। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाली है मेरे लिए। ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 36 प्लस 3s, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2s इक्वल टू 36 प्लस 3s। तो बताओ यहां s की वैल्यू कितनी आने वाली है, 36। क्या मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है? 12 प्लस s अपॉन एस 2/3, ये हो गया 2 36 प्लस 3s, s इक्वल टू 36। नहीं 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 नहीं, ये यार बार बार ये कॉमन छोटी छोटी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? ये 12 प्लस एस अपॉन 12 होगा ना, यहां से s तो हमने छोड़ दिया ना इस साइड, 12 प्लस एस अपॉन 12। इज दैट क्लियर? अभी तो क्लियर होगा। तो यहां से 2/3 रख लेता हूं उसकी वैल्यू को, और ये 12 प्लस एस अपॉन 12, यहां से मेरे को s की वैल्यू मिल जाएगी, फिर यहां पर रख दूंगा उठा के, यहां से मेरे को r की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं इतना, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 12 तिहाई 36 प्लस 3s। इज दैट क्लियर? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 36 को इसको सबको घटा लेंगे, और उसके बाद में यहां से s की वैल्यू निकाल लेंगे, और s की वैल्यू काफी आसान होने वाली है। बोलो कितनी आ जाएगी, 6 ओम। इज दैट क्लियर? देखो अब इसको भी क्या सॉल्व करके बताऊं क्या, इसको भी सॉल्व करके बताऊं क्या? ठीक है, और r की वैल्यू मेरे को, सॉरी s की वैल्यू मेरे को पता चल गई है। अब यहां पर कहीं पर भी रख दो यार, इसको क्या सॉल्व करके दिखाऊं क्या, यहां रख दो 6, तो ये इससे मरा, कितना हो गया 2, इधर मल्टीप्लाई जाके कितना हो गया 4, तो मैं कह सकता हूं r की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। बताओ क्लियर है? तो मैंने r और s की वैल्यू निकाल ली मेरे से क्वेश्चन में जो कहा गया था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करता हूं। नेक्स्ट मेरे से बोल रहा है कि ये मीटर ब्रिज बना हुआ है, बैलेंसिंग पॉइंट इज नोटिस L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो ये कोई बैलेंसिंग लेंथ मिल गई मेरे को, जिसको L सेंटीमीटर का नाम दिया गया था। ऑफ कोर्स दिस इज 100 माइनस L सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब आगे बोल रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द आर, ये डिफरेंट टाइप का सवाल है।
क्या करा, पहले शंट किया था, फिर पैरेलल में वैल्यू लगाई थी, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा है, ठीक है। एक्स है नॉट एस, इस बार इसको एक्स बोला गया है, तो मेरे से बोल रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द आर एंड एक्स इट इज फाउंड टू दैट द बैलेंसिंग लेंथ फर्दर शिफ्ट्स 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए, ये कोई इसका एंड ए है, क्लियर है। कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस एक्स, तो पहले तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं, जब एक्स रेसिस्टेंस को लगाने के बाद या एक्स ओम के रेसिस्टेंस को लगाने के बाद जो मेरे को बैलेंसिंग कंडीशन मिली थी, तो सिंपली आई कैन से, और ये जो है ना इसकी वैल्यू 2 ओम कर लो, ये जो रेसिस्टेंस बॉक्स है रेसिस्टेंस मैंने सेलेक्ट किया है, दिस इज गोइंग टू बी आर अपॉन एक्स विल बी एल अपॉन 100 माइनस एल, बोलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 2 अपॉन एक्स इज गोइंग टू बी एल अपॉन 100 माइनस एल। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, ना तो लेंथ पता है और ना ही मुझे एक्स ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है। ये मेरा फर्स्ट केस भी आप बोल सकते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी दूसरे केस के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरे केस के लिए इनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब आर को इधर ले जाएंगे और एक्स को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। मतलब आप दोबारा से पिक्चर बना सकते हैं, मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक्स को लगा दिया और ये जो आर था मेरा, मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो मेरे से बोल रहा है क्या हुआ क्या, तो बैलेंसिंग लेंथ है वो 20 मीटर शिफ्ट कर गई अवे फ्रॉम द एंड ए, मतलब और आगे चला गया इस साइड कहीं पे, बोलो समझो। तो लेकिन आप मान के चलो मैंने दोबारा से नया पिक्चर बनाया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस 20, तो बताओ ये कितनी रह जाएगी, बोलो। मैं कह सकता हूं 100 माइनस एल प्लस 20, बोलो। ये 20 सेंटीमीटर आगे गया तो ये 20 सेंटीमीटर पीछे जाएगा, तो मैं कह सकता हूं क्या, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस विल बी दिस अपॉन दिस, बोलो। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो, करें सॉल्व। तो मैं कह सकता हूं क्या, एक्स अपॉन आर सेकेंड केस के लिए विल बी इक्वल टू कितना हो गया, एल से बढ़कर एल प्लस 20 हो गया, बोलो। तो ये 100 माइनस एल से घटकर 100 माइनस एल प्लस 20 हो गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर सॉरी घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल 100 माइनस एल माइनस 20, तो 100 में से प्लस के 100 में से माइनस के 20 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80। तो मैं इसको कह सकता हूं क्या, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x अपॉन आर इज गोइंग टू बी एल प्लस 20 अपॉन 100, नहीं कितना बचा 80, और l कैसा बचेगा माइनस का। ये हो गई इक्वेशन 2। बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैं r की वैल्यू को डाल देता हूं यहाँ पे कितना 2, देखो ये 2 अपॉन एक्स है, ये x अपॉन 2 है, तो डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, आसानी से ये एलिमिनेट होके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 2, तो बताओ मैं यहां पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया 2 अपॉन एक्स, तो इसका क्या हो गया, x अपॉन 2, इसके साथ यहां क्या आ जाएगा, l अपॉन 100 माइनस एल, बोलो। इसके साथ में ये वाली वैल्यू l प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल, इज दैट क्लियर। यहां ये x से ये x चला गया, ये 2 से ये 2 चले गए, यहां से मुझे वो बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी l, और वो वैल्यू मिलने के बाद में मैं यहां पर रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो। और फिर जब x की वैल्यू मिल जाएगी मेरा काम खत्म, अननोन रेसिस्टेंस मुझे मिल गया। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करके दिखा देता हूं आपको। ये हो गया 1, ये देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी एल स्क्वेयर प्लस 20l, एल स्क्वेयर प्लस 20l। अब आपको पता है इसको भी मुझे इधर लाना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं ये
क्वेश्चन को हटा करके ऊपर बताता हूं आपको। एक लाइन बढ़ा देता हूं, बस एक लाइन यहां लिख देता हूं, 100 माइनस एल, ये है 80 माइनस एल। बोलो क्लियर है। अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। ये जो नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ फंक्शन है, इसको मैं इस साइड ले आता हूं। सो आई कैन राइट 100 माइनस एल मल्टीप्लाइंग विथ 80 माइनस एल इज इक्वल टू एल प्लस 20l। इसका मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 8000 एंड माइनस 100l। बोलो पहले इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ जब करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 80l एंड दिस इज गोइंग टू बी एल। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 20l। अभी देख लेंगे, ये दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, मर जाएंगे, बराबर के उस पर एक दूसरे के अपोजिट साइड है। बोलो तो ये हो गया 8000 माइनस ये कितना हो गया 180l इज इक्वल टू 20l। इसको इधर ले जाऊंगा 200l हो जाएगा। तो 8000 बराबर 200l, 2 जीरो से 2 जीरो मर गए और यहां से l की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब मेरे को l की वैल्यू पता चल गई है, तो इक्वेशन 1 में रख करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा x की, या आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वैल्यूज तो ऑफ कोर्स सेम ही आने वाली है, चाहे आप कहीं से भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। बोलो चलो अगर आपका मन है तो मैं भी इक्वेशन 2 में ही रख देता हूं। चलो लिखो पुट इन टू, बोलो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कहां गया, ये है। इसको एज इट इज रहने देता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं। नोट तो कर ही लिया होगा। बोलो ये था x अपॉन 2 l प्लस 20। यहां पर वैल्यूज को रखना शुरू करता हूं। x मेरे को निकालना है, ये 2, l अभी अभी मैंने निकाला कितना 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। बोलो यहां रखूंगा कितना 40, तो 20 इसके साथ ऐड होके 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना 80, 80 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा 40। ये 0 से 0 गया, ये इससे कटा कितना बचा 2, तो x की वैल्यू यहां से एलिमिनेट करी तो कितनी आ गई 3 ओम। इज दैट क्लियर। बोलो इज दैट क्लियर। अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू मेरे को क्या हो गई पता चल गई। आई थिंक मजा आ रहा होगा। पहले सेंड करके देखा था, फिर एक अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा करके देखा, अब अपन ने क्या कर दिया इंटरचेंज करके देख लिया। सारी पॉसिबिलिटीज को अपन धीरे धीरे एक्सप्लोर कर ले रहे। कोई भी क्वेश्चन जो मीटर ब्रिज का आएगा नीट जेईई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे से बोल रहा है एक और अलग कैटेगरी का सवाल। इसमें कोई स्केल लगा रखा है, यहां से 0 रीडिंग है। ये बार बार जहां 0 टर्म का यूज करेगा ना, उसका मतलब इस इंड की बात कर रहा है, ठीक है। When two unknown resistance S and R connected in left and right gap of meter bridge, left gap and right gap में S resistance उन्होंने लगाया हुआ है। उसका तो बोल रहा है the balancing point is found to be L1 distance from the zero of meter bridge, यहां से। Is that clear? उसके बाद बोल रहा है an unknown resistance X is now connected in parallel to resistance S। इसके पैरेलल में एक X रेसिस्टेंस लगाया गया है। मेरे से बोल रहा है बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गई L2 फ्रॉम 0 एंड इन द मीटर ब्रिज वायर। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। बार बार हम यही कर रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को डाल देते थे, इस वजह से हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन इस बार वो कह रहा है सब कुछ अननोन है, फॉर्मूला ड्राइव करो, तो हम आसानी से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। मैं 80% हिंट कर देता हूं, 20% आप कर ही लेना। बोलो अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं R/S व्हेन X इज नॉट कनेक्टेड।
तो मैं बोल सकता हूं, इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस कहां पर मिली है, L1, तो आई कैन से L1 अपॉन 100 माइनस L1, इक्वेशन 1 बना लेंगे इसको। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसके साथ एक पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 हो गई। तो मैं लिख देता हूं दोबारा से R अपॉन, अब ये S ना रह जाएगा, आपको पता है हम बहुत सवाल ऐसे कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे, एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स विल बी इक्वल टू L2 बैलेंसिंग लेंथ। तो क्या कर देंगे 100 में से L2 को घटा देंगे, केस 2 इक्वेशन 2। अब यहां से बहुत ही आसान है, क्या करेंगे दोनों का रेशियो ले लेंगे और उसके बाद में x की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला बना देंगे, जो कि बहुत ही आसान होने वाला हमारे लिए प्रीवियस केस के जैसा। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 50% तो कह सकते हो आप, मैंने सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने के बाद आपने मेरे को इसका आंसर जो फॉर्मूला आएगा वो आपने मेरे को बताना है। मैं क्या फॉर्मूले की जजमेंट के लिए आपको फॉर्मूला लिख के बता दूं या आप मेरे को बताओगे? मेरे को लगता है आप मेरे को बताओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।